Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Today we started question answers of chapter number 9. Question number 1 is encircle the correct option. Correct option को circle करें या उसे tick करें. First is which of the following is the biggest source of heat energy? हीट एनर्जी की सबसे बड़ी सोर्स क्या है? A. Burning of fuels, B. Electricity, C. The sun, and D. The food. हमारे जो ज़मीन है इसमें हीट एनर्जी की सबसे बड़ी सोर्स हमारी अर्थ के लिए, हम सब के लिए वो क्या है? उसका आंसर है द सन. सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स जो कि हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है नेचुरली. सेकेंड है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स. जब कोई ऑब्जेक्ट हीट किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट कैसी होती है? ए. स्टॉप्स, वो स्टॉप कर जाती है. बी. इज़ नॉट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब ही नहीं होती, चेंज ही नहीं होती. सी. डिक्रीजेस, डिक्रीज कर जाती है. एंड डी. इंक्रीजेस, बढ़ जाती है. सो द आंसर इज डी, इंक्रीजेस. जब कोई ऑब्जेक्ट हीट किया जाता है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मूवमेंट भी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है. थर्ड इज़ थर्मल एक्सपेंशन इज़ नॉट वैलिड इन. थर्मल एक्सपेंशन जो है इज़ नॉट इन्वॉल्व नहीं होती. किस में? ऑटोमेटिक फायर अलार्म. ऑटोमेटिक फायर अलार्म में थर्मोस्टेट के अंदर फिक्सिंग मेटल टायर्स ओवर द व्हील एंड यानी कि जो टायर के ऊपर मेटल व्हील को फिक्स करना होता है उस प्रोसेस में. ये डी है वुडन स्टिक में. एंड द आंसर इज़ डी, वुडन स्टिक. वुडन के अंदर, लकड़ी के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन है वो नहीं होती, उसे नहीं पाई जाती. मॉलिक्यूल्स उसमें मूव ज़रूर करते हैं लेकिन उसमें एक्सपेंशन नहीं होती. उसकी ज़्यादा हीट अगर हम इसे वुडन को हीट करें, वुडन एक सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्ट है. सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्ट में वो उसकी मूवमेंट पे असर करेगा. उसकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसके जलने का ख़तरा होता है. वुड आपको पता है कि फायर को जल्दी उसको आग लगती है और वो फिर जल जाती है, तो उसकी हीट ज़्यादा, उसे हीट करने की वजह से वो जल जाएगी. उसके मॉलिक्यूल्स में जो है वो बढ़ेगी, उसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, तो वो जल जाती है. फोर्थ है हमारे पास एक्टिविटी ऑफ मेटेलिक बॉल्स एंड रिंग शो. जो एक्टिविटी हमने की थी मेटेलिक बॉल्स की, जो कि रिंग में से गुजर रही थी, उसका क्या था रिजल्ट? ए था सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सपैंड ऑन हीटिंग. बी. Solid object contract on heating. C. Solid change their nature on heating. Solids change their nature on heating. D is there is no effect of heat on solid. So the answer is solid object expand on heating. जो solid object होते हैं, metallic solid object, ये expand करते हैं जब उन्हें heat किया जाए. 5 is what will happen to the inflated balloon as shown in the figure if the burner is removed. ये जो बर्नर है अगर इसे रिमूव कर दिया जाए तो इस बलून पे क्या इसका असर होगा? A. its volume will decrease. B. its volume will increase. It will burst. Nothing will happen to it. या तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, या फिर ये ब्रस्ट कर जाएगा, या फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. द आंसर इज़ ए, इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज. इस वक्त इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है बर्नर की वजह से. जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से ये एक्सपैंड कर रहा है. और अगर बर्नर को हटा देंगे तो इसमें जो भी वेपराइजेशन हुई है, जो भी प्रोसेस हुआ है, इसके अंदर से ये डिक्रीज़ होने लग जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लग जाएगा और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. सिक्स्थ इज़ द राइज ऑफ लिक्विड इन द थर्मामीटर इज़ ड्यू टू. थर्मामीटर में जो लिक्विड राइज करता है उसकी क्या वजह है?
ए इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होती है। सी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो जाती है। डी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हो जाती है। द आंसर इज सी, एक्सपेंशन की वजह से थर्मामीटर का लिक्विड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और एक्सपेंशन किस वजह से होती है, उसे जब हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड करने लग जाता है। एट्थ है द कंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज ड्यू टू, जो कंट्रैक्शन होती है एक ऑब्जेक्ट में कूल करने पे वो किस वजह से होती है। रिडक्शन इन साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के साइज में रिडक्शन पाई जाती है। बी इन, जो कंट्रैक्शन होती है एक ऑब्जेक्ट में कूल करने पे वो किस वजह से होती है। रिडक्शन इन साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के साइज में रिडक्शन पाई जाती है। बी इंक्रीज इन साइज ऑफ दिस पार्टिकल। सी इंक्रीज इन इंटरनल पार्टिकल डिस्टेंस। डी डिक्रीज इन इंटरनल पार्टिकल सिस्टम। यानी कि रिडक्शन होती है साइज में, इंक्रीज होता है साइज ऑफ पार्टिकल, इंक्रीज होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी कि अंदर के जो अंदरूनी पार्टिकल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है या उनका डिस्टेंस डिक्रीज होता है, कम होता है। एंड द आंसर इज डी, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। एट्थ है which ice melts when ice melts and water reaches at 4 डिग्री सेंटीग्रेड its density, उसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ता है जब आइस मेल्ट होती है और जो वाटर है वो डिक्रीज कर जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीज 4 टाइम्स, रिमेन द सेम। एंड द आंसर इज ए, इंक्रीजेस। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो मेल्ट करती है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर रही होती है। Ninth है an empty steel container is sealed and heated. Which of the following properties of the gas present in this container increase? एक एम्प्टी कंटेनर है, उसे सील्ड करें, उसे हीट करें तो उसके अंदर कौन सी गैस की प्रॉपर्टी जो है वो बनेगी या वो उसके अंदर मौजूद होगी। ए है मैस, बी है प्रेशर, सी वॉल्यूम एंड डी इज डेंसिटी। प्रेशर जो है उसमें बनेगा और प्रेशर जो है इंक्रीज होगा जिसकी वजह से अगर वो उसे हम हीट करेंगे तो उसकी प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर जो है, प्रेशर की वजह से जो सील्ड है, उसकी सील्ड है हमारा कंटेनर, वो फट सकता है। द इंस्ट्रूमेंट विच यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज, वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन लिक्विड में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में मदद देती है वो कौन सी है। बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मैनोमीटर और स्पीडोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है जिसके अंदर लिक्विड पाया जाता है और वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद देता है लिक्विड की। ये था आपका आज का टॉपिक। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और इसको अपने नोट डाउन भी करना है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be good. So students, we are going to start our English lecture. Open your books. So today we are going to solve activity D, fill in the blanks. Dash invented the telephone. As you read in the reading, who invented the telephone? Alexander Graham Bell invented the telephone. Second one is he invented the telephone in the year dash 1876. Third one is he was a dash by birth. He was a Scot by birth. Fourth one is telephone has given a great dash to business also. कि टेलीफोन ने कारोबार को मतलब ज़्यादा क्या दी, impetus, that means ताकत या तहरीक. Last one is dash died in 1922 in United States. Who died in 1922? Alexander Graham Bell. Very good. Next activity E is proverb. Proverb, a short well-known sentence or phrase that states a general truth about life or gives advice. Proverb बेटा क्या होता है? Proverb का जो लफ्जी मतलब है वो है ज़रबुल मिसल. ये एक छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि ज़िंदगी की हकीकत या कुछ कोई नसीहत करने के लिए इस्तेमाल होता है. वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कि कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है. बेटर लेट देन नेवर, कि देर बेहतर है कभी नहीं से. ऑन द नेक्स्ट पेज,
Complete the following English proverbs using one of the words given in brackets. हमें कुछ proverbs English proverbs दिए हुए हैं, हमने इन्हें complete करना है blanks को. हमारे पास words दिए हुए हैं brackets में. First one is a bird in the hand is worth two in the dash. Here is bush. Next one, look before you dash. के look before you leap. कि काम करने से पहले सोचो. थर्ड वन इज birds of a flock to dash birds of a dash flock together feather. Fourth one is a stitch in time saves dash 9. Fifth one is all that glitters is not dash gold. कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. Dash is thicker than water. Blood is thicker than water. इसका मतलब होता है कि मतलब सोतेला अपना अपना गैर, ठीक है, यूं कह सकते हैं. Seventh one is every dog has his dash day. Eighth, every dark dash has a silver lining. Every dark cloud. ठीक है, हर मुश्किल के बाद आसानी है. Ninth is dash begins at home charity. And the last one is people who live in dash houses should not throw stones. कि वो लोग जो कि किस घर में ग्लास शीशे के घर में रहते हैं उन्हें लोगों को पत्थर नहीं मारने चाहिए. Next F activity is write a few lines on uses and abuses of mobile phone. कि मोबाइल फ़ोन के चंद इस्तेमालात और चंद मतलब उसके फ़वाइद या नुकसानात कह लें उनके बारे में आपने तहरीर करना है. इसके लिए बेटा आपने मैक्सिमम इसके 10 यूजेस एंड 5 अब्यूजेस राइट करने हैं. ये आपकी एक मतलब राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास एक क्रिएटिव राइटिंग है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. फी अमानिल्लाह. हैव अ नाइस डे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज हम बेटा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं. इसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी हुई है. इन अ पैरेललोग्राम एन एंगल इज़ 28 डिग्री ग्रेटर देन अदर. यानी कि यहाँ पे अब क्या किया हुआ है, दो जो है वो डिग्रीज जो हमारे पास एंगल हैं वो यूज़ किए हुए हैं. इसमें ये कहा है कि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 28 गुना ज़्यादा है. ठीक है, तो हम और आपने क्या करना है, पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. अब क्वेश्चन से पहले सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम जो है वो डायग्राम देख लें. इसके जो है वो 4 कॉर्नर्स हैं और इसमें आपके को एंगल्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अब ये जो पैरेललोग्राम है ये 2 ट्रायंगल से मिलके बनी है और जो हमारे पास एक ट्रायंगल होती है वो टोटल कितने डिग्री के इक्वल होती है, 180 डिग्री के. ठीक है, तो इसी तरह इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं तो ये दोनों किसके हैं, 180 डिग्री के इक्वल हैं. तो ये हमारे पास जो है टोटल दोनों जो है ये किसके इक्वल हो गई हैं, 360 डिग्री के. ठीक है जी, अब ये 360 डिग्री के इक्वल हो गई है और इसमें क्या है कि ये एंगल और इसके जो है वो ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल है. इसका मतलब ये कि अगर ये एंगल एक्स कहलाएगा तो ये एंगल भी एक्स ही कहलाएगा. ठीक है जी, इसी तरह अगर यहाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल x + 28 डिग्री एंगल है ना, तो इसके पैरेलल जो है ये वाला एंगल भी हमारे पास सेम पैरेलल लाइन पे जो एंगल होता है ऑपोजिटली, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी x + 28 डिग्री हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि x एंगल भी 2 टाइम्स है और x + 28 डिग्री भी 2 टाइम्स है. अब ये एंगल्स किस तरह से आए, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक एंगल ले लेना है. ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि दूसरे एंगल से, तो दूसरा एंगल हमें मालूम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, x डिग्री है. अब दूसरा एंगल क्या कहा है कि दूसरे एंगल से 28 गुना ज़्यादा है, तो ये दूसरा एंगल हो गया और 28 गुना ज़्यादा है मतलब कि +28 डिग्री हो जाएगा. अब सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू, मैंने आपको डायग्राम में क्या बताया था, 360 डिग्री है. तो अब जब इसको देखेंगे सम ऑफ एंगल एक्स एंगल 2 टाइम्स था, एक ये एंगल x और ये वाला एंगल x, तो x + x जो है ये 2 एंगल्स कवर हो गए. उसके बाद प्लस अब x + 28 जो है ये भी हमारे पास 2 डिग्री है. चूँकि ये कॉन्ग्रेंट है तो इसलिए हमने क्या किया, इसको प्लस किया है. ये हमारे पास x + 28 डिग्री हो गया प्लस x + 28 डिग्री. ये हमारे पास अब चारों एंगल्स आ गए और ये चारों एंगल्स किसके इक्वल बताया था, 360 डिग्री के इक्वल. अब जब हम इसको देखेंगे ये x + अब x राइट कर लिया प्लस और 28 आ गया. उसके बाद प्लस का साइन, x राइट कर लिया प्लस
प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो गया 28 डिग्री और इक्वल टू 360। अब यहाँ पे हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ होगी, 1 2 3 4, 4 टाइम x आ गया। तो इनके साथ जो कॉफिशेंट है वो क्या है, 1 1 जो है वो हम कंसीडर करते हैं। तो 1 + 2 1 + 1 2 2 + 1 3 + 1 4 हो गया। तो ये हमारे पास 4x हो गया, प्लस जो है 28 और 28 को प्लस किया तो 56 डिग्री, और ये इक्वल है 360 डिग्री के। उसके बाद अब ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम वेरिएबल के साथ की वैल्यू को जो है वो इक्वल की राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 4x = 360 - 56 डिग्री हो गया। अब 4x = जो है वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 304 के। अब जो है वो हमारे पास ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, अब ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ इसके साथ x के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अब क्या करेंगे, हमने 304 को डिवाइड करना है किसके, 4 के। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, x = 76 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने ये देखना है कि जो x + 128 डिग्री इक्वल आ रहा था, मीन्स के ये अब इसकी अब बेसिक असल वैल्यू इसकी क्या होगी, जबकि ये तो वेरिएबल के साथ है। तो x की वैल्यू 76 डिग्री है। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 28 डिग्री = x की वैल्यू क्या है, 76 प्लस और दूसरी वैल्यू क्या है 28। तो 76 + 28 = 104 डिग्री। यानी कि हमारे पास ये जो एंगल है ये कितना है, 104 डिग्री का, और ये जो x एंगल है ये हमारे पास कितना है, 76 डिग्री का। ठीक है जी बेटा, ये आज का आपका लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इससे समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना है। अब जो इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स हैं वो आपने एज अ होमवर्क करना है। ठीक है जी, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, अब हमने पढ़नी है उर्दू, और उर्दू में आज हम पढ़ेंगे, जी बेटा हम पढ़ रहे थे नज़्म, और नज़्म में हमने पहले 3 जो है शेरों की तशरीह कल हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज नेक्स्ट बाकी हम करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैं आपको इसके मीनिंग बताऊंगी और इसको समझाऊंगी कि शेर में कहा क्या क्या। बाकी आपने इसकी तशरीह जो है वो खुद से बनाकर शेर को पढ़ के मीनिंग्स देख के, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी वो सुन के अच्छे से, या फिर जो है अपने घर में आपको जो भी गाइड कर रहा है या मॉनिटर कर रहा है उससे गाइडलाइन लें, और आपने ये तशरीह खुद लिखनी है। ठीक है बेटा जी। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पेवंद, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, रिश्ता पेवंद कहते हैं ताल्लुक और नाता को। ठीक है, बुतानो वहमो गुमा यानी अना परस्ती। ठीक है बेटा, अब इसमें शायर जो हैं ये कहते क्या हैं कि जो आजकल का जो इंसान है ना, उसने अपने दुनिया के सारे रिश्ते नाते जो है ना वो सिर्फ अपने लालच के लिए रखे हुए हैं। जो हमदर्दी होती है वो ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ हम अगर किसी के साथ हैं अटैच तो वो सिर्फ तब तक जब तक हमें उससे मतलब है। ठीक है, जो दूसरों की मदद करना या किसी का भी साथ देना ये हमारे दिल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मेन जो है वो कहते हैं कि ये एक मुसलमान की खूबी नहीं है। मुसलमान की खूबी क्या है, वो बगैर किसी लालच के जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो इसमें है कि हमें सिर्फ माल और दौलत की वजह से हमने दुनिया के साथ रिश्ता रखा हुआ है, लोगों के साथ। बाकी हम भूल चुके हैं कि हमारा मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया है। ठीक है, तो हमें कहता है कि हम चाहिए कि हम इस चीज़ को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करें और हकीकत में सच्चे मुसलमान बन जाएं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, खिर्द हुई है ज़मानो मकां की जुनारी, न है ज़मान ना मकां, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है बेटा, खिर्द होती है अकल, ज़मानो मकां ज़माना और दुनिया, जुनारी कहा गया है काफिर को। ठीक है बेटा, इस शेर में जो है शायर कहते हैं कि जो इंसान है ना, जिस तरह हिंदू
उन्होंने जो मादा परस्ती यानी इसकी वजाहत करते हुए कैसे कहा है, क्या कहा है कि हिंदू और ईसाई जो है ना, उन्होंने जो है ना अपने जिस्म को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो मुसलमान है ना, मुसलमान होने के नाते जो है ना, हमने दुनिया जो है ना अपने आप को ना, हम क्योंकि हमें खुद को हमने हमारा कुछ भी जो है अल्लाह की मर्ज़ी है, हमारा अपना नहीं है। सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये हमारा ईमान है, लेकिन काफिर ये ईमान नहीं रखता। लेकिन आज का जमाना हम समझ रहे हैं, तो जो चीज़ है हम, हमारी आंखें, हमारे हाथ, ये हम कह ही नहीं सकते, कैसे कहें हम ये चीज़, ठीक है। तो जो इसमें शायर ने फरमाया है कि जो है ना मज़हब आजकल जो हम बन गए हैं ना, उसने हमने दुनिया को तरजीह दे दिया है, ठीक है। मज़हब की जो अहमियत है वो हमारे दिल से निकल चुकी है। अल्लाह ताला के हाँ इन तमाम चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया जो है ये फ़ानी है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जो असल मज़हब है वो रूहानियत है, हमारा दीन है, ठीक है। तो शायद इसमें हमें फिर कहते हैं कि जो है ना हम अल्लाह ताला के हामी और नासिर बन जाएं, जो है दुनिया के बजाय अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर अमल करें, ठीक है बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट है, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। नगमा कहते हैं गीत को, फसले गुल यानी मौसम बहार, ठीक है। उसके बाद है बहार हो के ख़ज़ां, के खुशहाली हो या तंग दस्ती। बहार इसमें कहा हुआ है खुशहाली को और ख़ज़ां को कहा हुआ है तंग दस्ती, ठीक है बेटा। इसमें शायर जो कहती हैं कि हम जो है ना इबादत इसीलिए नहीं करते कि ना अब हम पे मुश्किल आ गई है तो हम इबादत करें, ठीक है, या अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं तो हम इबादत करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। शायर कहते हैं कि इंसान तो खुशहाल हो या तंगदस्त, खुशी में हो या गमी में, दुख में हो या सुख में, हर हाल में हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना चाहिए, ठीक है, ना कि हम सिर्फ मुश्किलात में अल्लाह को याद करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आस्तीन कहते हैं कमीज़ के बाजू का अगला हिस्सा, ठीक है। हुक्म अज़ां यानी अज़ां का हुक्म, ठीक है बेटा। इसमें अब शायर क्या फरमाते हैं, शायर फरमाते हैं कि हमें नहीं देखना कि जो है दुनिया के हालात कैसे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या कोई हमारी बात सुनने वाला है या नहीं। हमें सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद पर अकीदा तौहीद हमारा पक्का होना चाहिए कि जी हम कहते हैं जी हम तो इस बंदे को ये चीज़ बता रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहा, तो हम भी उस चीज़ पे अमल करना छोड़ दें। नहीं, चाहे इसमें शायर कहते हैं कि चाहे हमारे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अल्लाह ताला कि जो है ना हमें अकीदा तौहीद के ऊपर चलना चाहिए। फिर वो ना जैसे कि अब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कोई भी मुसलमान नहीं था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जो है मुश्किलात बर्दाश्त की, फिर भी वो अपने कलमा तौहीद से नहीं हटे, ठीक है। उसके बाद है शब अबी तालिब में, सफ़र ताइफ और शब अबी तालिब, इसमें भी कितने जो है मुसीबतें सही मुसलमानों ने, लेकिन फिर भी जो है वो अपने दीन के ऊपर कायम रहे। तो हमें भी हर मुश्किलात को, चाहे हमारे साथ कोई भी ना हो, फिर भी हमें जो है अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए, अकीदा तौहीद पर यकीन रखना चाहिए, चाहे वो हम अकेले ही क्यों ना हो, ठीक है बेटा। आपने ये सारी जो है नज़्म है ना, इसके बाकी जो मैंने शेयर करवाए हैं, इसकी तशरीह खुद से बनानी है, अपने नोटबुक्स के ऊपर लिखनी है, और जो भी आपको मॉनिटर कर रहा है घर में, आपने उसको चेक भी लाजमी करवानी है, ठीक है बेटा।